आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ कि ये फ़िलिस्तीन और इज़राइल आखिर क्यों लड़ रहे हैं। इनका लड़ाई का मेन कारण क्या है। क्या ये लड़ाई अभी शुरू हुई है, ये लड़ाई वर्षों पुरानी है। आखिर लड़ाई का कारण क्या है, ये लोग क्यों लड़ रहे हैं और कितनी क्षति हुई है। आखिर लड़ाई का जो मेन मुद्दा है उस मुद्दे पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं इस डिस्कशन को शुरू करता हूँ सन 1914 से। तो 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम में जो इंग्लैंड थी वो सबसे ज़्यादा पावरफुल था फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो उसी वक्त जो था पूरे वर्ल्ड में यहूदियों को रहने की बहुत दिक्कत थी। हर जगह पे यहूदिया जो माइनर, पूरे वर्ल्ड में यहूदी जो माइनर कहलाते थे, उनको जगह जगह पर उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, उनको मारा जा रहा था। ठीक है, उस समय एक जो इंग्लैंड में एक बेल्फोर डिक्लेरेशन साइन हुआ। उस बेल्फोर डिक्लेरेशन में ये था कि हम जो यहूदी लोग जो माइनॉरिटी है उनके रहने के लिए एक हम देश बनाएंगे और वो एक जगह उनको देंगे कि वो आखिर सारे जगह के यहूदी जो लोग हैं वो वहाँ आके रहेंगे। तो उसके लिए जगह चुना गया फ़िलिस्तीन, जो पहले फ़िलिस्तीन था। फ़िलिस्तीन एक छोटा सा देश है जो, अगर हम लोग ऐसे देखें तो इंडिया से आप अगर पश्चिम की तरफ जाएंगे तो इटली के आसपास एक देश है जो भूमध्य सागर से मिलता है, उसका बाउंड्री। तो वहाँ पर ही उन लोग को रहने के लिए एक घोषणा किया गया कि वो लोग वहाँ रहेंगे। ठीक है, रहने का घोषणा तो कर दिया गया, लेकिन अभी अब देखेंगे जब ये डिक्लेरेशन कर दिया गया बेल्फोर डिक्लेरेशन में कि हम यहूदियों के लिए एक देश बनाएंगे, उस समय जो फ़िलिस्तीन में जो लोग मुस्लिम लोग जो रह रहे थे, अरब लोग जो रह रहे थे, उनको बड़ी दिक्कतें होने लगी कि एक हमारे देश में कोई दूसरे लोग आकर के रहेंगे तो उनको थोड़ा सा खटकने लगा। और जो स्वाभाविक सी बात है, हमारे देश में अगर किसी और लोग आएंगे जो हमारे लोगों के रिसोर्सेज कम हो जाएंगे तो उनको थोड़ी दिक्कतें महसूस होने लगी, जिसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो इस तरह की दिक्कतें वहाँ हुई। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि 1930 के आसपास में जब जर्मनी में जब नाजीवाद का जब जन्म हुआ, तो हिटलर वहाँ का बहुत ही क्रूर शासक था। ठीक है, वो उसका चुनाव तो हुआ था इलेक्शन से, लेकिन वो धीरे धीरे क्या हो गया कि वो डिक्टेटर बन गया, इसलिए उसको डिक्टेटर भी कहा जाता। तो वो उसको यहूदियों से सबसे ज़्यादा नफरत थी और बहुत सारे यहूदियों को उसने एकदम मौत के घाट उतार दिया। उसने वो क्या करता था, यहूदियों को मारने के लिए एक चेम्बर बनाता था, गैस का चेम्बर बनाता था, सारे यहूदियों को भेड़ बकरी की तरह उसमें डाल देता था और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ देता था। बहुत सारे यहूदी लोग वहाँ पे मारे जा रहे थे। तो यहूदियों के मन में ये डर बैठ गया था कि अब वो लोग रहेंगे कहाँ पे। तो जब इनको पता चला कि इंग्लैंड हमारे लिए एक रहने का व्यवस्था कर रहा है फ़िलिस्तीन में, तो बहुत सारे यहूदी लोग वहाँ से पलायन करके फ़िलिस्तीन की तरफ आ गए। तो इसी तरह से क्या हो गया, फ़िलिस्तीन में यहूदियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। अब धीरे धीरे बढ़ती गई, ये चीज़ रास नहीं आ रही थी वहाँ पे रह रहे हैं मुस्लिम समुदाय को। ठीक है, तो ये चीज़ हुआ। उसके बाद समय आ गया सन 1939 का। सन 1939 में फिर सेकेंड वर्ल्ड वार चालू हुआ। तो सेकेंड वर्ल्ड वार में अलाइड फोर्स, जिसमें यूके, यूएसए और यूएसएसआर एक तरफ थी। तो 1939 में इधर सेकेंड वर्ल्ड वार का तैयारी हो रहा है और 1939 के आसपास ही जो जर्मनी में हिटलर ने लगभग 6 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। ठीक है, अभी सेकेंड वर्ल्ड वार में यूके चाह रही है कि अरब लोग जो फ़िलिस्तीन में रह रहे हैं और जो यहूदी लोग जो बाहर से आकर के फ़िलिस्तीन में रहे, वो दोनों बढ़ चढ़ करके उनका साथ दे सेकेंड वर्ल्ड वार में। लेकिन यहूदी अरब लोग जो फ़िलिस्तीन में थे, वो लोग नहीं चाहते थे कि यहूदियों के साथ वो उनके साथ लड़ाई में रहे, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि यहूदी वहाँ पर आए। और इस वजह से जो वहाँ के अरब लोग थे, यानी मुस्लिम समुदाय था, उन्होंने साथ दे दिया जर्मनी का। ठीक है, तो जर्मनी का साथ दिया, लेकिन उस समय जो एलाइड फोर्सेस थी वो इतनी ज़्यादा ताकतवर थी कि उनकी भी जीत होना निश्चित थी। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वार भी जीत गए यूके, यूएसए और यूएसएसआर। तो सेकेंड वर्ल्ड वार जीतने के बाद जब वो भारी मात्रा में यहूदियों ने सेकेंड वर्ल्ड वार में अपने जान गंवाए सैनिक के तौर पे, तब यूके ने सोचा कि उनके लिए अब एक देश का मान्यता
दे देना चाहिए। ठीक है, तो उनका एक घोषणा पत्र घोषणा कर दिया गया कि अब जो जितने भी यहूदी लोग हैं वो लोग आकर के फिलिस्तीन में रह सकते हैं। यही चीज़ वहाँ के जो लोग थे उनको नागवारा हो रहा था। उसके बाद जब सारे यहूदी लोग फिलिस्तीन में आने लगे तो वहाँ पर रह रहे मुस्लिम समुदाय अरब के लोग जो थे उनको नागवार होने लगा। तो वहीं पे बहुत बड़ी मात्रा में दंगे फसाद शुरू हो गए। तो दंगे फसाद इतने शुरू हो गए कि वो सिचुएशन ऐसा हो गया था कि अब इंग्लैंड को लगने लगा कि वो इंग्लैंड फिलिस्तीन को नहीं संभाल सकता है, क्योंकि वो बहुत दिनों से उसको उपनिवेश बना करके वहाँ पर राज कर रहा था। तो अब उसे लगने लगा कि वो अब फिलिस्तीन को संभाल नहीं सकता है। तो उसने एक घोषणा कर दिया कि हम जो इंग्लैंड है वो 15 मई 1948 को फिलिस्तीन छोड़ करके वो चली जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो गया कि कुछ ऐसा सिचुएशन बना कि 15 मई को नहीं, उसके बजाय वो 14 मई को ही वहाँ से चले गए। और इस तरह से वो 1948 को एक फिलिस्तीन जो बना, फिलिस्तीन देश बन गया। जो फिलिस्तीन देश बनने के बाद जितने भी जो फिलिस्तीन में जो यहूदियों का जो ये बन गया, तो वो ने इजराइल एक देश बना दिया। तो इजराइल बनने के बाद जितने भी इजरायली लोग थे उन लोगों के लिए वो अस्तित्व का था, लड़ाई था। वो लोग अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी एनर्जी पढ़ाई लिखाई में और सारे टेक्नोलॉजी सीखने में लगाएं। ठीक है, और वो बहुत ही जल्दी डेवलप कर गए। वहीं पे एक छोटा सा जगह रह गया जिसका नाम है गाजा पट्टी। वो गाजा पट्टी में एक आतंकवादी संगठन पनपने लगा जिसका नाम हुआ हमास। वही हमास है जो आज जो वहाँ की इजराइल जो देश बना है, उस समय जो फिलिस्तीन था, अभी जो इजराइल बना है उस पर अटैक कर रहा है। ठीक है, तो हुआ क्या चीज़, अभी इजराइल में एक जगह है यरूशलेम, वहाँ पर एक अल अक्सा मस्जिद है। वो अल अक्सा मस्जिद को माना जाता है कि मक्का और मदीना के बाद मुस्लिम समुदाय का वो तीसरा सबसे पवित्र स्थान है। ठीक है, और वहीं पर जो यहूदी लोग हैं उनका भी पवित्र स्थान जीसस का जो माना जाता है वो भी वहीं पे है। एक बार पहले कभी लड़ाई हुआ था इन लोग का, उस समय जो हमास के लोग थे, कुछ लोग वो अल अक्सा मस्जिद में छुपे हुए थे वेपन के साथ में। तो इजराइल जो था वो उनको निकालने के लिए वेपन के साथ उसमें घुसे और बमबारी किए, गोलीबारी किए। तो ये जो घटना था, ये घटना जो था उसके वजह से जो मुस्लिम समुदाय का उनका धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचा। तो इसके वजह से वो फिलिस्तीन का इजराइल का हमेशा के लिए दुश्मन बन गए। अभी वही जो हमास है गाजा पट्टी में जो है, वही बार बार इजराइल के ऊपर आतंकवादी हमला कर रहा है। अभी जो रिसेंटली 2-3 दिन में आप जो न्यूज़ में देख रहे हैं उसका कारण वही है। तो अभी आपको समझ आ गया होगा आखिर ये लड़ाई कब से चल रही है और लड़ाई किस बात की है। ठीक है, तो लड़ाई कोई नई नहीं है जो आजकल में शुरू हुई है, वर्षों पुरानी लड़ाई है जिसका अंजाम इस बार काफ़ी मतलब खतरनाक तरीके से गाजा पट्टी ने और हमास ने इस पे किया है, इजराइल पे किया है। तो अभी किनारे में है जो इटली के कंट्रोल में है, वो कैसे इतने बड़े डेवलप देश को जिसको हम लोग इजराइल बोल रहे हैं उस पे कैसे उसके नाक में दम करके रखा है वो हम समझेंगे। और जो सबसे बड़ी जो बात है हैरान करने वाली कि जो इजराइल की जो इंटेलिजेंस है मोसाद, वो फेल हो गई इस घटना को मतलब डिटेक्ट करने में। दूसरी चीज़ कि जो भी हमले इस पे हुए उसका एक और फेलियर सामने में दिखता है कि इजराइल के पास जो एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसका नाम है आयरन डोम, वो भी फेल हो रही है उसके सारे जो काउंटर अटैक करने में, उनको ख़त्म करने में। ये भी एक फेलियर इजराइल में दिख रहा है। तो इस बार क्या हुआ है कि जो हमास के लोग थे उन्होंने चेक कर लिया इनके आयरन डोम को। इनकी आयरन डोम चेक करने के बाद इनको मिला कि इनकी आयरन डोम की कैपेसिटी मतलब जो इफिशियंसी है वो अप्रॉक्स 90% है। ठीक है, उन्होंने चेक करा। कैसे चेक करा कि सपोज किया कि मतलब लगातार एक के बाद एक कंटिन्यूअसली उन्होंने मिसाइल लॉन्च कर दिया। वो मिसाइल एकदम छोटा सा मिसाइल है, 75,000 करोड़ की 75,000 मात्र उसकी कॉस्टिंग पड़ेगी, ऐसा मिसाइल है। लेकिन एक देश को एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर और जान को लेने के लिए वो काफ़ी है।
ठीक है। तो इसने इस तरह से वो हमला कर रहा है। उसने क्या हमला किया, अब एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि सपोज कीजिए कि जो गाजा पट्टी पे जो हमास है, उन्होंने एक साथ 10 मिसाइल लॉन्च कर दी कंटिन्यू, 1 बाय 1 एक साथ। आप 10 मिसाइल लॉन्च कर दी, उसको काउंटर अटैक करने के लिए इनके पास आयरन डोम है। आयरन डोम क्या कर रहा है कि उसकी इफिशिएंसी 90% है, तो वो केवल 9 मिसाइल को ही डिटेक्ट कर पा रहा है और उसको काउंटर करके वो उसको वहीं पे उसको निष्क्रिय कर रहा है, इनएक्टिव कर पा रहा है। लेकिन कम से कम एक मिसाइल तो आकर के इसराइल पे गिर रही है, वही एक मिसाइल तबाही मचा रही है। तो अभी जो घटना हुआ है, जो अभी कुछ दिन पहले आप लोग देख रहे हैं, इसमें क्या किया है कि गाजा पट्टी की हमास ने वो एक साथ आई थिंक 20 सेकेंड या 25 सेकेंड में उन्होंने 5000 मिसाइलें दाग दी। तो आप समझ लीजिए 5000 मिसाइलें एक साथ दाग दी। तो इसका जो आयरन डोम है वो उसकी इफिशिएंसी आपको बता चुका कि अप्रॉक्स 90% है। अप्रॉक्स 90% तो कम से कम तो आपको 500 मिसाइलें तो ज़रूर इजराइल पे गिरेगी। वो जो 500 मिसाइलें इजराइल पे गिरी है, उसी ने इतना तबाही मचा के रखा हुआ है और इजराइल के नाक पे दम करके रखा हुआ है। अभी इजराइल जो है वहाँ पे बहुत लोगों को क्षति हुए है, ठीक है। कोलेटरल डैमेज के नाम पे बहुत सारे देश के जो नागरिक है, इनोसेंट पीपल, वो मारे गए हैं। अभी जो हमास के लोग ने बहुत ही बर्बरता तरीके से अपना दिखाया है। उन्होंने जो वहाँ की जो गर्ल्स है, जो भी लेडीज़ है, जो भी महिलाएं हैं, उनको एबडक्ट करके उनका रेप किया है और उनको मारा है। छोटे छोटे बच्चे मारे हुए हैं। जो वीडियो दिखता है न्यूज़ में, वो तो दिल दहलाने वाली वीडियो दिख रही है, ठीक है। तो इस तरह का हो रहा है। अभी इजराइल जो है पूरी तरह से उसको ख़त्म करने के पीछे लगा हुआ है। लेकिन यही दोनों की आपसी लड़ाई में जो कोलेटरल डैमेज हो रहा है, उस कोलेटरल डैमेज में इनोसेंट पीपल्स, इनोसेंट सिविलियंस की जान जा रही है, ठीक है। तो मेन लड़ाई का इनका यही है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा कि आखिर ये जो आपका हमास है, हमास कौन है, आखिर क्यों इजराइल पे बार बार हमला कर रहा है, और इजराइल जो है आखिर उसको कौन सपोर्ट कर रहा है। इजराइल उसके पीछे इतने सालों से लगा हुआ है, लेकिन उसको मतलब उसको मार नहीं पा रहा है। अभी जो बेंजामिन नेतन्याहू है, इजराइल के पीएम, उसने पूरी ऑपरेशन चलाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस बार गाजा पट्टी को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देना है। बस इन्हीं दोनों की आपसी खींचातानी की लड़ाई में इनोसेंट लोग और जो आपके सिविलियंस है, सिविलियंस की जान जा रही है। तो धन्यवाद, यही था आज का सेशन। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा।